Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Dr. Ravi Yasmin Khosa. I hope you guys will be fine. Our subject is waves and oscillation. Let's see what we have today. Okay, let's revise a little bit. Last time हमने देखा था कि standing waves in a string के string में standing waves किस तरह से produce होती हैं. Of course हमने standing waves string में produce करनी है तो जो required stuff है वो string है. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसको उसकी जो दोनों एंड हैं वो फिक्स कर देते हैं किसी सॉलिड स्टफ के साथ. ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें हम स्टैंडिंग वेव्स इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है इसको फोर्स अप्लाई करने के बाद जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने फोर्स लगाई है. तो फोर्स लगाने से इसमें वेव्स प्रोड्यूस होगी. एक वेव लेफ्ट वर्ड मूव करेगी और दूसरी राइट वर्ड मूव करेगी और जैसे ही ये वेव्स इन फिक्स एज से टकरा के वापस आएंगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई वेव्स इस एक पॉइंट पर आके मिलेंगी. तो यूं इस तरह से हमें स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं. तो ये वाला जो पैटर्न होता है, इस तरह का वाइब्रेशन पैटर्न, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स. ठीक है, ऑल्दो ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ये मूव कर रही होती हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है ये इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे ये स्टैंड हो यहाँ पे. ठीक है, और इसमें हमने दूसरा ये भी देखा था कि ये जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स हैं इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसमें दो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं. एक वो पॉइंट जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और उसको हम क्या कहते हैं, एंटीनोड, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. और वो पॉइंट्स जिन पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है उनको हम क्या कहते हैं, नोड्स. तो इस अगर ये हमारे पास इस स्ट्रिंग में हमने स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस की हैं तो इस स्ट्रिंग में हमारे पास एक नोड है और दो एंटी नोड्स हैं. ठीक है, वो वाले पॉइंट्स जो वाइब्रेट नहीं हो रहे होते, ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहे होते, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है. तो इसी वजह से हम उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं. और वो पॉइंट्स जहाँ पर वाइब्रेशन हाई होती है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें मिलता है तो वो ये वाले पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, एंटी नोड्स. ठीक है, नेक्स्ट मोड्स ऑफ ऑसिलेशन इन स्ट्रिंग. तो ये भी हम लास्ट टाइम देखा था कि जब हम स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसमें डिफरेंट मोड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. आपकी जैसे अगर इस फर्स्ट फिगर को देखा जाए, इस फिगर में क्या है, हमारे पास दो नोड्स हैं और एक एंटी नोड है. ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, सिंगल मोड. इसमें क्या है कि हम अगर आप जो स्ट्रिंग है उसको एक ऐसे पॉइंट से वाइब्रेट कराएं तो तब उसके अंदर ये इस तरह का पैटर्न बनता है. इसमें क्या है, हमारे पास तीन नोड्स हैं, दिस वन 1 2 3, तीन नोड हैं और दो एंटी नोड बनते हैं. ये एक एंटी नोड है और ये दूसरा एंटी नोड है. तो इसमें क्या है, दो नोड्स दो एंटी नोड हैं. तो ये जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है इसका ये सेकंड वर्ड है, या इसको सेकंड हार्मोनिक हम कहते हैं. ठीक है, और इसी तरह से अगर हम मजीद दो पॉइंट्स पर इस तरह से फोर्स लगाएं तो ये तीन तरह के हमें एंटी नोड्स मिले, तीन एंटी नोड्स इन अ सिंगल स्ट्रिंग. ठीक है, ये नहीं है कि इसमें स्ट्रिंग की लेंथ कम है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ सेम है, जस्ट उस पर फोर्स अप्लाई करने का मेथड और जो पॉइंट्स ऑफ अप्लाई द फोर्स इज एक्चुअली डिफरेंट. तो इस वजह से हमें डिफरेंट हार्मोनिक मिलते हैं. तो इस लास्ट वाले में क्या है, 3 हार्मोनिक पॉइंट्स है हमारे पास.
है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंटी नोड्स हैं और कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4, 4 नोड्स और 3 एंटी नोड्स इस यहाँ पे मिलते हैं, तो उसको फ्री हार्मोनिक कहते हैं। और ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो अगर फर्स्ट करें, ये एक लेंथ है और इसमें जो एक नोड से दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका हाफ ऑफ लैम्डा होता है। और यहाँ से हम जो लेंथ है वो विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। और इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी भी मालूम की थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसकी हर वाइब्रेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और उस जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके साथ वो वाइब्रेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी लास्ट टाइम हमने फाइंड आउट की थी और उसका ये फार्मूला है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टडी फर्दर रेजोनेंस। अभी हमने पीछे देखा था, हमने यही कहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उसकी वाइब्रेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ना तो उस फ्रीक्वेंसी से वो ज़्यादा वाइब्रेट कर सकता है ना ही उससे कम वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। ऑल्दो उसकी उस वाइब्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज किसी रिस्पेक्ट से किया जा सकता है, वो एक्सटर्नल फोर्स से किया जा सकता है, लेकिन उसकी खुद की जो एक वाइब्रेशन की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, एन इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ पीरियोडिक फोर्स whose frequency is equal to natural frequency if vibrating body is called resonance। तो रेजोनेंस हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो इस तरह यहाँ पे भी यही है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट पर आप कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और वो जो आप कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट करें, आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाए 1 सेकंड में, अगले सेकंड में अगेन 2 न्यूटन लगाए, फिर तीसरे सेकंड में अगेन 1 न्यूटन फोर्स लगाए। इस तरह से एक पीरियोडिक फोर्स आप उस पर ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो। और ये फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब वो बॉडी वाइब्रेट करेगा अंडर द एक्ट ऑफ पीरियोडिक फोर्स, अगर वो जो पीरियोडिक फोर्स आप ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं और वो फोर्स उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए, तो उसके मैच हो जाने से वो जो ऑब्जेक्ट है हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करेगा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन जो आप अप्लाई फोर्स कर रहे हो वो बार बार इस तरह से अप्लाई करो कि वो अप्लाइड फोर्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच हो जाए, तो ऑब्जेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है उसके टूट जाने का खतरा होता है। ये आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया गया था कि किस तरह से किसी गिलास को तोड़ा जा सकता है, या इवन के ब्रिजेस को भी, ऑल्दो कितने भी हैवी ब्रिजेस हो वो भी इस रेजोनेंस के इफेक्ट में टूट सकती हैं, ठीक है। Let's see what we have next. Okay, now we have resonance in string. तो हम string में resonance प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेजोनेंस हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए जो हमें चाहिए वो स्ट्रिंग है, और जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है एट द बोथ हैंड, ठीक है। और अगर इस स्ट्रिंग पर फोर्स लगाया जाए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, फोर्स लगा के जैसे ही छोड़ेंगे तो ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये बिल्कुल इस तरह से, और ये हमने देखा था कि ये जो इसमें स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से 2 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एक जाती है राइट की तरफ और दूसरी जाती है लेफ्ट की तरफ, और इन फिक्स पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होके जब ये आती हैं तो तब ये स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं।
ओके, अब इसमें रेजोनेंस किस तरह से प्रोड्यूस होगी? रेजोनेंस के लिए क्या करते हैं कि आपने सिर्फ एक बार ये फोर्स लगा के इसको नहीं छोड़ देना, बल्कि हर एक वक्फे के बाद इसको बार बार फोर्स लगानी है। जैसे जैसे आप हर एक वक्फे के बाद इसको फोर्स लगाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ एम्पलीट्यूड तभी इंक्रीज होगा जब इसके जो आप फोर्स लगा रहे हैं हर एक वक्फे के बाद, अगर वो फोर्स मैच हो जाए ये जो स्ट्रिंग है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे ही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी तो ये जो स्ट्रिंग है वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के अंदर रेजोनेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली रेजोनेंस के लिए क्या है कि फोर्स जो आप प्रोवाइड करते हो वो पीरियोडिकली इस तरह से प्रोवाइड की जाए कि जो भी चीज़ है, जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ हो, उसकी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो तब वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो ये रेजोनेंस इन स्ट्रिंग आप भी अपने घरों में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने स्टैंडिंग वेव्स का जो एक्सपेरिमेंट करके देखा, इसी तरह से इसको भी आप करके देख सकते हैं। अगर आपके घर में एक रस्सी है, उसके दोनों एंड को आप फिक्स कर दें और उसके बाद उसको कॉन्स्टेंटली आप अगर फोर्स प्रोवाइड करते रहें तो वो जो स्ट्रिंग है वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ मूव करना शुरू हो जाएगी। दिस इज सो pretty easy experiment. You can do it. Okay, good luck. Next is beats. ये जो हमारा सुपरपोजिशन का टॉपिक था ये उसका थर्ड पार्ट है। सुपरपोजिशन की हमने 3 एप्लीकेशन देखी थी। एक क्या थी? इंटरफेरेंस, सेकंड वन वाज स्टैंडिंग वेव्स, एंड दिस इज द थर्ड वन, बीट्स। बीट्स क्या है? द फिनोमेना ऑफ बीट्स अराइज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड बट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो इसमें बाकी जो 2 फिनोमेना हमने देखे थे वो कौन से थे? इंटरफेरेंस एंड स्टैंडिंग वेव। उन दोनों में क्या था कि आपके पास जो वेव्स हैं उनका उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, लेकिन ये जो बीट्स तभी प्रोड्यूस होते हैं जब आपके पास 2 वेव्स हो और उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो हो वो क्या हो? एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो तब आपको बीट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो तो तभी बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, जब वो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं तो। ठीक है, ओके, इसको हम इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं बीट्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। अभी आपको बताया कि 2 वेव्स होनी चाहिए और वो जो वेव्स हों उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? एक दूसरे से थोड़ी बहुत स्लाइटली डिफरेंट हो। तो यहाँ पे ये जो फिगर पार्ट ए है इसमें ये 2 लाइंस दिखाई गई हैं, ये शो करती हैं एज अ वेव्स को, वन इज द ब्लू वन एंड द अदर वन इज ब्लैक वन। अब ये जो वेव्स हैं एक दूसरे से इनकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या था? दिस वाज नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? कम है, स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट है फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए यहाँ पे शुरू शुरू में क्या है? ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। यहाँ पे इसका क्रस्ट है, दूसरी वाली का ट्रफ है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगी? सुपर इम्पोज जब होंगी तो हमारे पास ये जो पॉइंट मिलेगा वो ऑलमोस्ट 0 ही आके मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 0 हुआ। उसके बाद ये एक दूसरे के ऑलमोस्ट करीब आते जा रहे हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आया है कि दोनों ही वेव्स का क्रस्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ है। अगर आप इसी को नीचे डायग्राम में देखें तो इसकी क्या दिखा रहा है कि ये ऐसा ऐसा एम्पलीट्यूड बढ़ता गया और एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। और उसके बाद इसी तरह से, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट थी तो ये हमेशा एक दूसरे पर नहीं लाई करेंगी, बल्कि टाइम के साथ वेरी होती जाएगी। और फिर एक दफ़ा फिर ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी जो
वेव्स का क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो इसी वजह से वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ऑलमोस्ट 0 हो गया। ठीक है, फिर मजीद एक ऐसा पॉइंट आया कि क्रस्ट एंड ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो तब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो जब इस तरह का बिहेवियर होगा तो तब हमें इस तरह की बीट्स मिलती हैं। बीट्स में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी एट सम टाइम पर ऑलमोस्ट 0 हो जाती है और उसके बाद बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पॉइंट पे आती है और उसके बाद वो डिक्रीज होती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब तक हमने जो देखा था वो बीट्स का, कि बीट्स होती क्या हैं और वो दिखती कैसे हैं और उनको प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो मेजर ज़रूरत थी वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 वेव्स होने चाहिए और उन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस, कि मैथ की मदद से हम किस तरह से उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बीट्स के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें 2 वेव्स चाहिए। ठीक है, और वो जो वेव्स हो उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से स्लाइटली क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसलिए मैथमेटिकली भी हम ऐसे ही लेंगे, हमारे पास क्या होंगी, 2 वेव्स होंगी। एक वेव्स क्या है y1, वो क्या लेंगे, a cos ओमेगा t। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 2πf1। इसी तरह से जो दूसरी वेव होगी वो क्या होगी, a cos ओमेगा 2t, और इसको भी हम लिख सकते हैं 2πf2t। अब यहाँ पे आप देखें तो एक जो हमारे पास वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है और दूसरी जो वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो f2 है। तो हमें भी यही चाहिए था कि जो वेव्स हों उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 वेव्स हैं इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, जो दूसरी है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है जो कि f2 है। नेक्स्ट, क्योंकि हमने बीट्स प्रोड्यूस करनी है और बीट्स तभी प्रोड्यूस होती हैं जब दोनों वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं। और सुपर इम्पोजिशन क्या होता है कि जिन दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ आके मिलती हैं, तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो टोटल एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो y1 प्लस y2 होगा। जस्ट इनने क्या किया, ये जो y1 और y2 की वैल्यूज है वो यहाँ पे एडअप करती हैं। ओके, अब ये तो हमारे पास हो गया। इसको हम जस्ट सिंपली इसको देख के इसका टोटल वो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये किस तरह से बिहेव करती है, ये हम चीज़ नहीं मालूम कर सकते। इसको फर्दर हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको सब फर्दर सॉल्व आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो ऐड इंट्रोड्यूस कराएंगे और इंट्रोड्यूस कराने की वजह से हमारी जो इक्वेशन है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी और तब हम उसको मज़ीद उसके बारे में बता सकते हैं कि उसकी क्या क्या खसूसियात है। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की है, वो क्या है, cos a प्लस cos b अगर यूज़ किया जाए तो ये वाली टर्म आपके पास आती है। अगर यही ऊपर आप इक्वेशन देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास cos है और यहाँ पे भी है cos समथिंग प्लस cos समथिंग। तो एक हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको cos a और इसको cos b। तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको लाजमी सॉल्व करना है। सही है, ओके। जब ये आपको मिलता है तो इसको आप जरा देखें, तो जैसे ही आपके पास होती थी, कौन सा था हमारे पास होता था जब हार्मोनिक ऑसिलेशन होती थी, तो उसमें भी हमारे पास इसी तरह से होता था कि जो फर्स्ट टर्म है ये हमें शो कर रही है एम्पलीट्यूड के बारे में, और जो दूसरी टर्म है ये स्पीड और उसके जो टाइम के रिस्पेक्ट से उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो हमें बता रहा है। ठीक है, और ये है हमारे पास एवरेज f1 plus f2 divided by 2. This is our average frequency and this one is f1 minus f2 over 2. तो ये पार्ट जो है ये एक्चुअली हमें बता रहा है एम्पलीट्यूड के बारे में। तो ये वाला जो ब्रैकेट में जो बिग ब्रैकेट में शो किया गया है, दिस वन इज आवर amplitude and the other one is telling us about
the behavior with respect to time. Okay, तो ये हमारे पास अगेन यहाँ पे दिया गया है कि रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट जो वेव है, और वो जो वेव हमें मिली है किस फॉर्म में मिली है, बीट्स की फॉर्म में मिली है। तो उसमें हमारे पास ये वाली टर्म है, ये क्या बता रही है, एम्पलीट्यूड के बारे में, और ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे दिया गया है, सही है। और यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड है ये भी हमें बताता है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। और दूसरा ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको इस डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम भी क्या है, ये अलोंग वाई एक्सिस है और अलोंग एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है। तो टाइम के साथ साथ ये जो एम्पलीट्यूड है इसका बिहेवियर डिफरेंट है। किसी टाइम पे ये इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है और कभी इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, फिर इसका कम हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली ये जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आई है ये बिल्कुल हमारे जो बीट्स बिहेवियर है उसके साथ मैच करता है। तो इसका मतलब है ये जो बीट्स बिहेवियर है इसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, सही है। और ये जो बिहेवियर का जो चेंज आना है एम्पलीट्यूड का इंक्रीज या डिक्रीज, दूसरा ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उसके रिस्पेक्ट से हमें ये चेंज भी उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। So this was the behavior. Okay, what we have over here, अब ये क्या है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड की अगेन ये इक्वेशन दी गई है, और अगर हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन करना है तो तब हमें क्या कंडीशन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कॉस की फॉर्म में इक्वेशन है और कॉस की फॉर्म में क्या है, 2 पाई में है। और अगर इनको सॉल्व किया जाए, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अगर इसको कांस्टेंट रखा जाए, टाइम भी एक प्रॉपर टाइम दिया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो तब ये जो हमारे पास कॉस की इस तरह से जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, +1 और -1 में आती है, ठीक है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू या तो +1 में मैक्सिमम है या -1 में मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये है देयर आर 2 मैक्सिमा इन ईच पीरियड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। हर रिजल्टेंट वेव में मैक्सिमम क्या होंगे, 2 मैक्सिमम वैल्यूज होंगी। एक क्या होगी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी क्या होगी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एंड because the amplitude varies with the frequency as f1 minus f2 over 2, so जो frequency का amplitude का वेरी हो रहा है वो इस frequency के difference के हाफ के बराबर हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जो बीट्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होती हैं वो असल में डिपेंड करेगा इस फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से, ठीक है। अगर आपके पास 2 फ्रीक्वेंसीज हैं और उन 2 फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस अगर 2 है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी है वो है 448 हर्ट्ज और दूसरी फ्रीक्वेंसी है 450 हर्ट्ज, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो रिजल्ट में हमें जो बीट्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, नंबर ऑफ बीट्स भी हमें क्या मिलेंगी, 2 मिलेंगी, सही है। तो हम नंबर ऑफ बीट्स कितनी मिलती हैं ये डिपेंड कर रहा होता है किस पर, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। सो दिस वाज द स्टफ। और अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, so this was our topic today. If you guys have any difficulty, so you can contact me. और ये बिहेवियर हैं सुपरपोजिशन के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहेवियर्स हैं और ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी आप इनको देख सकते हैं। तो इनका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ समझना बल्कि आप लोगों को इसकी बेसिक थ्योरी का पता होना चाहिए, ठीक है। Okay, then see you next time. Take care. Allah Hafiz.